हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स सीरीज़ में इन्फ्लेशन को के सेकंड टॉपिक को मतलब मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो था इन्फ्लेशन का मतलब फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वीडियो का, उसमें इन्फ्लेशन के डिफिनेशन को, उसके टाइप्स को और रीज़न ऑफ द इन्फ्लेशन, क्या क्या रीज़न है इन्फ्लेशन होने के, वो हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग मेज़रमेंट पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPI, WPI, PPI ये आप लोग सुने ही होंगे और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, हम लोग अब एक और नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 68 BPSC कभी भी फॉर्म आ सकता है, मतलब फॉर्म इन द सेंस कि एडवर्टीज़मेंट आ सकता है 11 JPSC का भी। तो हम लोग करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, एक या दो वीडियोस में एक मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हमारा जो साइंस का लेक्चर चल रहा है वो भी चलता रहेगा साथ साथ, और इकोनॉमिक्स चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक, क्या है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या है, मेजरमेंट जो हमारे यहाँ होता है वो WPI, CPI और PPI, ये तीन बेसिस है, मेजरमेंट का तरीका है हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो यूज होता है वो यही होता है। ये ऑन द वे है, मतलब अभी इस पे काम चल रहा है पूरी तरह से। अभी ये हमारे यहाँ इसको लागू नहीं किया गया है, मतलब इस पर हम लोग अभी इन्फ्लेशन को नहीं मेजर करते हैं। ठीक है, बट है अभी इन प्रोसेस है। बट WPI और CPI को तो हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, मेजरमेंट का तीन पैरामीटर जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज या डिप्रिसिएशन ऑफ मनी। तो प्राइस राइज को जो हम लोग मेजर करते हैं, बेसिकली डिफिनेशन यही है इन्फ्लेशन का, प्राइस राइज। तो वो किससे करते हैं, इस दो से मेनली, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे PPI के बारे में। ठीक है, एक चीज़ इससे पहले, इस पर जाने से, WPI CPI पे जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन क्या है वो है बेस ईयर, क्योंकि बिना इसके हम लोग WPI CPI PPI को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये बेस ईयर क्या है। ठीक है, बेस मतलब क्या होता है, आधार, और ये ईयर मतलब वर्ष, किसी वर्ष को आधार लेके। मतलब सिंपल सा एकदम समझो ऐसे, आप 2010 में एक डेयरी मिल्क 5 रुपये में ख़रीद रहे थे, अभी 2022 है, आप इस डेयरी मिल्क को 15 रुपये में ख़रीद रहे हो मान लो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कितना प्राइस राइज हुआ। तो प्राइस राइज के लिए क्या है, आपको एटलीस्ट कोई ना कोई एक दूसरा प्राइस, मतलब अभी सिर्फ मैं अभी बोलूं कि बताओ अभी डेयरी मिल्क का दाम 15 रुपये है, तो प्राइस राइज क्या हुआ। तो आप पूछोगे ना कि प्राइस राइज कब से, किस ईयर में, तो मैं बताऊंगा अच्छा 2010 से कंपेयर करके। तो मतलब कोई ना कोई एक ईयर होता है जहां से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दैट ईयर इज़ नोन एज बेस ईयर। ठीक है, जिससे कंपेयर करते हैं कि आज भाई डेयरी मिल्क 15 रुपये हो गया, तो 2010 में 5 रुपये था, या 2010 में 15 रुपये था, सॉरी 10 रुपये था तो 15 रुपये हो गया, मतलब 5 रुपये का इंक्रीज़ हुआ, प्राइस राइज हुआ कितने का, 5 ईयर। तो दैट ईयर वो साल जिस साल से हम लोग कंपेयर करते हैं कि आज इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, मतलब प्राइस राइज कितना हुआ, इन्फ्लेशन कितना हुआ, वो जो मेजर करते हैं किसी एक ईयर को लेके, दैट ईयर इज़ नोन एज बेस ईयर, जो हमारा रहता है एक पैरामीटर की फिक्स्ड कि 2010 में ये था, अब जो भी हम मेजर करेंगे उस ईयर को। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग अलग अलग ईयर को अलग अलग बेस ईयर मान के चलते हैं। जैसे WPI है 2011-12 का बेस ईयर है कि 2011-12 में क्या प्राइस था। जैसे होलसेल प्राइस, होलसेल किसका, हम लोग जाते हैं ना होलसेल मार्केट में, मान लो हम लोग एक टॉफ़ी का डब्बा खरीदे होलसेल में। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 2012 में 11-12 में वो डेयरी मिल्क का डब्बा कितना में मिलता था होलसेल में। लेट से उस समय 1000 रुपये में मिलता होगा। आज अगर वो 1500 में मिलता है 2022 में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, वो कितना हुआ, 1000 माइनस 1500, मतलब 1500 माइनस 1000 मतलब 500। तो इन्फ्लेशन कितना हुआ, 500, मतलब प्राइस राइज कितना हुआ, 500। तो कंपेयर किए आज का प्राइस और पिछले किसी ना किसी साल से कंपेयर किए, तो हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2011-12 से। तब जाके हमारा क्या है, एक
नंबर आ रहा है दैट इज नोन एज प्राइस राइज, वही इन्फ्लेशन है। तो आया समझ में, बेस ईयर क्या है, जो एक हम लोग बेस लेते हैं, एक आधार लेते हैं कि वहीं से मेजरमेंट करेंगे। इन्फ्लेशन उस जगह के इन्फ्लेशन को आज के इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा प्राइस राइज होगा। ठीक है, आगे होगा। होप ये कंसेप्ट 2-3 बार बता दिया मैंने। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, WPI। ये क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम से ही पता है होलसेल, मतलब हम लोग इन्फ्लेशन चेक करेंगे होलसेल लेवल पर। किस लेवल पर, होलसेल लेवल पर। ठीक है, 2 चीज़ होता है, मतलब 2-3 चीज़ होता है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF कंपनी, ऐसे डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स के। तो हम लोग जो प्राइस इंडेक्स जो है ये WPI, ये किसको देखता है, होलसेल, मतलब कि कोई एक टॉफ़ी का डब्बा होलसेल रेट उसका क्या है, उस पर कितना प्राइस राइज हो रहा है, दैट वी विल सी इन WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, कोई दिक्कत। तो हम लोग ये समझ गए कि इन्फ्लेशन, इसमें लिखेंगे कैसे कि इन्फ्लेशन मेजर्ड एट होलसेल लेवल, एट होलसेल रेट और लेवल। होलसेल रेट पे जो इन्फ्लेशन का है, ठीक है, मेजरमेंट, वो हम लोग देखते हैं किस पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। कोई दिक्कत। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बास्केट साइज। इस होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो हम लोग देखते हैं, इसका टोटल बास्केट साइज क्या है, 670। ठीक है, सॉरी नहीं, 697 है, सॉरी 697। मतलब ये बास्केट साइज क्या है, ये सिंपल समझो आइटम्स, मतलब हम लोग जो WPI मेजर करते हैं इंडिया में, वो टोटल 697 आइटम्स को ही देखते हैं WPI के अंदर। ऐसा में क्या करते हैं, WPI को होलसेल रेट अगर हम लोग बोलेंगे, चेक करते हैं, तो कितने आइटम का, 697 आइटम्स का। ठीक है, तो दैट इज नोन एज बास्केट साइज ऑफ WPI। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बोलेंगे बेस ईयर क्या है, अभी बताया 2011-12। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए WPI जो हम लोग अभी मेज़र करते हैं उसका बेस ईयर कितना क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2011-12। ठीक है, और हम लोग जो इसको फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, कब WPI कैसे कैसे चेक करते हैं, तो मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर हम लोग WPI को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। गवर्नमेंट जो है एक डेटा लेके आती है हर महीने कि इस महीने WPI जो है इतना रहा, WPI रेट इतना रहा, इस महीने इतना रहा, इस महीने इतना रहा। तो ये क्या है, मंथली बेसिस पर आता है। ठीक है, और कौन मेजर करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक एडवाइज़र जो ऑफिस है वो मेजर करता है किसको, WPI। मतलब WPI जो हमारा जो डेटा आता है, वो डेटा प्रेजेंट करने का, देने का काम कौन उसको चेक करता है, मेजर करता है, उसका काम किसका है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, ये अगर ये पूछें कि ये किस मतलब मिनिस्ट्री के अंदर है, तो हम लोग बोल सकते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, आया समझ में। तो हम लोग ये समझ गए कि WPI क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। एक ये भी याद रखना है आपको कि बास्केट साइज क्या है इसका, 697 आइटम्स है जिस पर कि हम लोग WPI को देखते हैं, चेक करते हैं। बेस ईयर ये समझ में आ गया। मंथली क्या है इसका, फ्रीक्वेंसी, रिपोर्ट आने का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है इसमें कि ये जो 697 आइटम है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये देखते हैं हम लोग, ये जो 697 आइटम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये 69 आइटम मतलब जो है इसमें क्या क्या चीज़ आता है। तो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी आर्टिकल
ये कितना है 23%, फ्यूल एंड पावर ये कितना है 13%, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये 64%, ठीक है, RED। ये जो 697 आइटम है, जो बास्केट है, बास्केट समझ रहे हैं ना, ये एक डलिया है, एक बास्केट है, इसमें टोटल 697 आइटम्स रखे हैं डिफरेंट। हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स इसी बस 697 का मेजर करते हैं, इसका क्या होलसेल वैल्यू, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या 697 जो है, इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स कितना है 23%, फ्यूल 13%, मैन्युफैक्चर गुड 64%। अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि WPI में जो हम लोग मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में, जो होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन को, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, मैन्युफैक्चर गुड्स, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल, और उसके बाद फ्यूल एंड पावर। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चर गुड्स का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखें, ये हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, हम क्या बोले कितने साइज में, क्या बास्केट साइज है 697। तो इसमें ऐसा क्या है कि कुछ चीज़ एक्सक्लूड है इसमें या कुछ चीज़ इंक्लूड है, तो इंक्लूड जो है उसको नहीं देखना है, हम लोग को देखना है एक्सक्लूड। मतलब ये जो 697 है, जो आइटम्स जिसको हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन सा आइटम्स है जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहला टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं दैट आर आउट ऑफ द बास्केट ऑफ WPI। दूसरा सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर क्या, आइटम्स, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या हुआ, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आपको क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बैंक है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मान लो फ्लिपकार्ट है, उसका जो सर्विस है वो क्या कर रहा है, उसका एक लड़का आपके पास आता है डिलीवरी लेके, अगर आप रिटर्न करते हो किसी आइटम को तो वो वापस से लेके जाता है। तो व्हाट फ्लिपकार्ट इज़ डूइंग, फ्लिपकार्ट इज़ अ मीडिएटर, जो कि कंज्यूमर आप और जो सेलर है उसके बीच का एक कड़ी है। फ्लिपकार्ट वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सिंपली फ्लिपकार्ट क्या करता है, आप जिस चीज़ को ऑर्डर किए हो जिस सेलर से, उस सेलर से वो माल उठाता है और आप तक पहुंचा देता है, बस वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट ऐसे समझो। तो व्हाट्स फ्लिपकार्ट इज़ डूइंग, एक्चुअली फ्लिपकार्ट इज़ प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। जैसे बार्बर जो बाल वाल छाटते हैं, तो वो आपको क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जो आइटम्स ऑफ सर्विस सेक्टर है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन WPI। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से फ्लिपकार्ट इज़ टेकिंग 5 रुपीज़ एज अ क्या बोलो उसको, डिलीवरी चार्ज। 2010-11-12 में फ्लिपकार्ट जो है आपसे 5 रुपये लेता डिलीवरी चार्ज। अब मान लो वो अभी 25 रुपये ले रहा है डिलीवरी चार्ज, तो इंक्रीज़ हुआ ना भाई, 20 रुपये बढ़ा ना, इन्फ्लेशन तो उसमें भी तो बढ़ोतरी हुआ। तो WPI में हम लोग क्या है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, WPI में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। टैक्सेस जो आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं वो WPI में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके भी होलसेल प्राइस को हम लोग WPI में इंक्लूड नहीं करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, सिंपल सच एग्जांपल समझ लो, चाट खाते हो आप, ठीक है। आप याद करो आज से 5 साल पहले एक चाट जो है, एक प्लेट चाट का कॉस्ट मान लो 15 रुपया होगा, आज क्या हो गया वो 40 रुपये होगा, 40 रुपीज़ हो गया। तो दैट 25 रुपीज़ इज़ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट चाट, ठीक है। तो उसका होलसेल लेवल पर भी उसका प्राइस कुछ चेंज होगा, बट हम लोग को पैसा तो अभी देना पड़ रहा है, वी आर पेइंग। अगर हमको एक प्लेट चार्ज है तो वी नीड टू पे 40 रुपीज़, 15 रुपीज़ ही विल नॉट टेक। कि हम बोलेंगे कि देखो भाई WPI में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई आई विल नॉट गिव यू द 40 रुपीज़, तो वैसा नहीं होता है। बट वो एग्जेम्प्टेड है, WPI में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत सारा बड़ा सेक्शन है समझो कि जो कि इकोनॉमी का, जो कि उससे बाहर है, किससे, WPI से, ठीक है। तो
ये तीन चीज़ें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि WPI में ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो टैक्सेस, आइटम्स ऑफ सर्विस सेक्टर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ में आया, चाट बेचने वाले, ठीक है, जो रेडी पटरी पर हैं वो लोग क्या है, जो काम करते हैं, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। इकोनॉमी में उसके कंट्रीब्यूशन को हम लोग नहीं देखते हैं, उससे बहुत सारा पैसा आ रहा है। एक चार्ट वाला 20,000, 25,000, 30,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन एक जो मान लो 4th ग्रेड स्टाफ है किसी बैंक में, वो 20,000 रुपये कमा रहा है, और वो रेहड़ी पटरी वाला 30,000 कमा रहा है। बट ये 20,000 को आप काउंट कर रहे हो, उससे टैक्सेस ले रहे हो, लेकिन उससे 30,000 वाले से नहीं ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा सेक्शन है इकॉनमी का, जो इकॉनमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जिसमें काम कर रहे हैं, वो इकॉनमी में हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं अभी तक, ठीक है। तो वही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसके प्रोडक्ट्स को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे CPI, ओके। तो CPI जो है वो, पहले इसको लॉक कर दो, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखो ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर लेवल पर। कंज्यूमर लेवल पर क्या हो, सिंपली रिटेल लेवल पर ऐसा समझ सकते हैं कि जो हाउस होल्ड जो है, मतलब हम आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या खरीदते हैं हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग क्या परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। कैसा, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एट कंज्यूमर लेवल, परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड्स जो परचेज कर रहे हैं एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, किस लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में। अब इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या देख रहे हैं, चेंज। तो इसको ऐसे लिख लो, चेंज इन प्राइस ऑफ, ऐसे डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एट कंज्यूमर लेवल परचेज बाय हाउस होल्ड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ऐसा में मतलब रिटेल लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर, मतलब हम आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे हम गए 5 kg चावल खरीद के लेके, एक मैगी का पैकेट खरीद के लेके आए, ठीक है, एक मैगी का पैकेट, ये 2000 मान लो 10 में बिक रहा था 5 रुपये में, अब ये 2022 में बिक रहा है मतलब 20 रुपये में। तो हम लोग बोलेंगे 15 रुपये का जो CPI में जो चेंज है वो कितने का है, 15 रुपीज़, मतलब प्राइस राइज कितना हुआ इसका, 15। अगर ये मान लो मेरा बेस ईयर है तो, है ना। तो दिस इज व्हाट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब वी आर क्या बोलते हैं उसको, कि हम लोग किसको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग the price at the retail level, at consumer level, what we the household are purchasing। हम लोग जाके जिस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो हम लोग बताते हैं कि सब्जी इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, तो दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस चीज़ को जो मेजर करता है जो इंडेक्स, दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखो इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 1995 के पहले इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते थे, लिविंग इंडेक्स। 1995 के पहले CPI को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते थे, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी जो CPI में नहीं थी। तो 1995 में जो है 6th कन्वेंशन हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था लेबर स्टैटिस्टिशियंस का। वहाँ पे ये कहा गया कि द टर्म कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स शुड बी चेंज्ड विथ CPI। वहाँ पर कहा गया कि CPI इसको कर दीजिए कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को, कब, 1995 में, बिकॉज दिस टर्म वॉज वेरी ब्रॉडर टर्म, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि CPI को हम लोग पहले क्या बोलते थे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। कब ये चेंज हुआ, 1995, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखिए
ये जो CPI है ना, ये क्या है, डिफरेंट एरियाज और लेवल कहिए, ठीक है, उसे मेजर किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज और लेवल करने का, क्लास का लेवल या क्लास को इसको, या इसको क्या है, क्लास, डिफरेंट क्लास में डिफरेंट एरियाज में मेजर किया जाता है CPI को, ठीक है। मतलब जैसे होलसेल वाले में तो सिर्फ होलसेल लेवल पर, अब कंज्यूमर वाले में क्या है, डिफरेंट लेवल, जैसे एग्रीकल्चरल हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, ऐसे ऐसे। तो ये बेसिकली जो है ना, CPI जो है ये मेजर्ड एट 6 क्लास और एरियाज, 6 इसके मतलब क्लास है जिसको कि ये क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। डिफरेंट जो भी डिफरेंट जैसे क्लास है ना, तो टोटल कितना क्लास है, 6 है, ठीक है। वो क्या है, CPI IW, ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एट IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट इंडस्ट्रियल ये वर्कर। दूसरा चीज़ इसके आगे, पहले मैं लिखवा देता हूँ उसके बाद समझते हैं। 370 CPI AL, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है। CPI एग्रीकल्चर लेवल, ये क्या है, 60 रूरल, उसका रूरल, CPI R रूरल लेवल, CPI एट रूरल लेवल, ये भी क्या है, 60, ठीक है। RL इसको लिखो, रूरल लेवल, ये भी क्या है, 60। फोर्थ वन इज CPI U, ये क्या हो गया, CPI एट अर्बन लेवल, ये क्या है, 40। फिफ्थ वन इज CPI रूरल, ये रूरल लेवल, हाँ, CPI R इज CPI रूरल, ठीक है। ये CPI रूरल लेवल हो, CPI रूरल, ये कितना है, 448। ये CPI अर्बन इज 40 बोलता है, 460, सॉरी 460, और किधर, ये 6 इधर लिख देता हूँ। CPI U प्लस R, और इसको हम लोग बोलते हैं CPI combined, and that is average of above 5। अब इसको समझो, CPI जो है ये 6 क्लास है या 6 एरियाज है जिसके लिए मेजर किया जाता है। सबसे पहला क्या है, CPI IW, CPI क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI रूरल लेवल, CPI अर्बन लेवल, CPI रूरल, और CPI अर्बन प्लस रूरल, जिसको CPI कंबाइंड कहते हैं, ये, ठीक है। ये इधर 360 60 ये सब क्या लिखा है ये बताता हूँ। अभी देखो CPI IW, और इधर जो ये सारा लिखा है दैट इज बास्केट साइज। बास्केट साइज मतलब कि अगर हम लोग CPI इंडस्ट्रियल लेवल देखें, वर्कर देखें, तो उसमें कितने आइटम्स को देखते हैं, 370। मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर के टर्म में अगर उसको ऐसा समझो कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए को 370 आइटम का ज़रूरत पड़ता है, ऐसे से मतलब बेसिक समझो, यही है इसका मतलब, समझना है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल वर्कर को 370 आइटम का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग, मतलब वो 370 आइटम खरीदता है 370, तो हम लोग उसको जो मेजर करते हैं CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, वो उसी 370 आइटम्स को जो इसका यूज़ का है, ठीक है। तो ये ऐसा समझो, बट होता क्या है एक्चुअली, तो ये समझ में, ये बास्केट साइज है, ये 60, ये 60, ये 460, ये 448, और इसका बास्केट साइज का है एबव, जो भी पाँचों है उसका एवरेज, ठीक है। ये इसका बास्केट साइज है, आए समझ में, ये बास्केट साइज मतलब इसके अंदर इतने आइटम को, इसके अंदर इतने आइटम को हम लोग देखते हैं। तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब क्या है कि मान लो 2010 में कोई एक इंडस्ट्रियल वर्कर था, ठीक है। 2010 में मान लो कोई एक इंडस्ट्रियल वर्कर था जिसको 100 रुपये का खर्च पड़ता था अपने, मतलब कोई भी चीज़ वो कंज्यूम करता था तो 100 रुपीज़ का क्या कंज्यूम करता था, इसी 370 में से कोई आइटम जो भी वो कंज्यूम करता होगा जिस भी फॉर्म में, मान लो कपड़ा हुआ, मकान हुआ, खाने का चीज़ हुआ, कॉपी हुआ, पेन हुआ, जो भी हुआ,
वो उसको कितना लागत होता था उस समय 100 रुपये। जब ये अभी 2022 में आया तो ये इसका बढ़ के चला गया 500 रुपया, 500 रुपीज़। इसका मतलब कहने का कि ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर है इसका जो ये जो कंज्यूम करता है, ये क्या करता है, कंज्यूम, ही इज़ अ कंज्यूमर। तो वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और वो जो कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, इसी 370 आइटम में कोई ना कोई आइटम होगा जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूम कर रहा होगा। उसी 370 आइटम का पहले जो था कुछ भी उसमें जो था उसका एक एवरेज कितना था, 100 रुपये इसको पड़ता था खर्च। उसी मान लो इस 370 आइटम में कोई एग्रीकल्चर ये इंडस्ट्रियल वर्कर है आई, इसको जो ज़रूरत पड़ता था 5 आइटम्स का, मान लो इसमें से 5 आइटम्स। फिर कोई ए होगा, ए नाम का आदमी, उसको उस 5 को छोड़ के 3 इसका और 2 कोई और अलग होगा, इसको भी प्लस 5 मतलब 10 आइटम का इसका ज़रूरत पड़ता होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो यूज़फुल का चीज़ है इस 370 में। तो ये जो था एक आई, ये 2010 में 100 रुपये में काम चला लेता था, 100 रुपये में अपना काम खरीद लेता था, कंज्यूमर जो था वो कंज्यूम कर लेता था 100 रुपये में सारा चीज़। लेकिन 2022 में क्या हुआ, इसको 500 रुपये का क्या है कंजम्पशन इसका जो है वो 500 हो गया। मतलब इसी 370 आइटम में इसी 5 आइटम को खरीदने के लिए जो ये 100 रुपया पे करता था, अब इसको 500 रुपया पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब 400 रुपीज़ क्या है, राइस हो गया। किस में, प्राइस में, किस लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर। तो दिस इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। मतलब उस इंडस्ट्रियल वर्कर का कंज्यूमर लेवल पर जो प्राइस राइज हो गया वो कितना हो गया, 400। ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर लेबर का, इसका भी मान लो 60 आइटम्स है, मतलब कुल्हड़ी है, मान लो बैल है, बैल खरीदता था, अनाज खरीदता था, सीड्स लेता था, जो भी चीज़ है एग्रीकल्चर लेबर। तो उस समय अगर इसको 500 रुपया लगता था आज से 10 साल पहले, आज 1000 रुपया लग रहा है, तो 500 इसका राइज हो गया। इस एग्रीकल्चर वर्कर लेबर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कंज्यूमर जो ये कंज्यूम कर रहा है, वो आज कंज्यूम करने के लिए ही नीड 500 एक्स्ट्रा in comparison to what he was required to pay in 2010. तो that is known as consumer price index agriculture labor. एग्रीकल्चर लेबर के लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना हो गया। ठीक है। इन सब को हम लोग मिला के अलग मतलब मिलाते हैं और एवरेज एक फाइनल निकालते हैं, है ना। मतलब ये बेसिकली क्या, ऐसे समझिए, कंज्यूमर प्राइस जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो एज अ होल सारा चीज़ देख रहा था। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, समझिए। होलसेल लेवल पर हमको ये नहीं पता चल रहा था कि किस आदमी को कितना स्पेसिफिक, ये दिस इज मोर स्पेसिफिक कि भाई एग्रीकल्चर लेबर है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है। बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी भी डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर। यस, सर्विस सेक्टर इज मार्जिनली ahead of agriculture right now. Still 60% or 70% of the population directly or indirectly is on dependent on the agriculture sector. तो हम उस सेक्टर को लेंगे ना भाई कि उस सेक्टर के जो लोग हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और उनके उस आवश्यकता का दाम कितना बढ़ गया। उसको अगर सीड्स का ज़रूरत था, पहले सीड्स 20 रुपये पैकेट में मिल रहा था, आज अगर 100 रुपये पैकेट में मिल रहा है तो उसके लिए कितना हो गया, 80 रुपया का प्राइस राइज हो गया, है ना। भले ही मी एज अ मान लो टीचर और एज अ बैंकर हमको ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस सीड से, आई डोंट केयर अबाउट द सीड बिकॉज डायरेक्टली आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट, है ना। बट द कंज्यूमर, हु इज द कंज्यूमर ऑफ दैट सीड, द एग्रीकल्चर लेबरर, उसको तो फर्क पड़ रहा है ना। तो आप उसको तो देखिएगा ना कि आप सिर्फ WPI में 670 आइटम से काम चल जाएगा। तो यही किया गया है, ये क्लास जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये इसीलिए किया गया है बिकॉज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हाट वी हैव 130 करोड़ जो भी हमारे पॉपुलेशन है, there are different population which are involved in different profession which are impacted because of the price rise of different sectors. ठीक है। तो इसलिए उसको क्लास में डिवाइड किया गया। ठीक है कि इस क्लास के लोग को हम लोग देखो स्पेसिफिकली पकड़ो, तभी आप क्या है उसको ये मतलब आप ग्रास रूट लेवल पर जा पाओगे। आप ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट तभी कर पाओगे जब आप उस ग्रास रूट लेवल के आदमी के ज़रूरत को समझोगे। तो यही ज़रूरत को समझा गया और इसीलिए इसको बांट दिया गया 6 सेक्शन में। तो पहला सेक्शन क्या था, इंडस्ट्रियल वर्कर, आया समझ में। दूसरा है एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तीसरा क्या है, रूरल लेवल, रूरल लेवल पर भी जो काम होता है। चौथा अर्बन लेवल, अर्बन लेवल पर समझ ही रहे हो जो। फिर रूरल
और लास्ट कंबाइंड। ये कंबाइंड क्या है, जो अर्बन प्लस रूरल लेवल पर जो भी होगा। तो इसका बास्केट साइज क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है। रूरल लेवल पर जो है एग्रीकल्चर लेबर का काम अलग हुआ और रूरल लेवल पर काम अलग हुआ, इसका बास्केट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये जो 60 आइटम्स है, वी डू नॉट हैव टू इंटर इनटू दैट कि व्हाट इज़ डिफरेंस। ये डिफरेंस अगर आपको लगेगा कि ये यहाँ रूरल लेवल लिखा हुआ है, यहाँ रूरल है, फिर ये कंबाइंड में भी रूरल है, तो क्या डिफरेंस है, मतलब तो ये डिफरेंस है। जब हम लोग इस 60 आइटम को अलग अलग पढ़ने जाएंगे तब हम लोग को दिखेगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हम लोग उसको नहीं, वो इकोनॉमिक्स में जब कोर जाएंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। बस हम लोग को ये जानना है कि इसमें कितना कितना क्या साइज़ है इसका, ऐसा में। तो इसको इसलिए बांटा गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, अदरवाइज़ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश रहता है मेरा कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, बट समझाने में जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है मैं मतलब छोड़ता नहीं हूँ, बस यही आदत है मेरी, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं CPI, IW, CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर, CPI रूरल, CPI अर्बन, रूरल एंड CPI कंबाइंड, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये है, एक सेकेंड, ये जो हम लोग अभी देखे थे 6 लेवल और 6 केसेस, इसका क्या था 370, 60, ये भी कितना था 60 था ना, ये 460 था, ये 468 से 48 था 4, और ये इन सब का एवरेज ये अप्रॉक्स 279 के पास 279.6 आता है। ये क्या है, बास्केट साइज, ये CPI क्लास, डिफरेंट क्लास जो है उसका ये बास्केट साइज़ है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका बेस ईयर, अगर देखें सबका बेस ईयर अलग अलग है, ठीक है। इसको लिख लेना है आपको, 2001 है इसका CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है। 86, 87 इन दोनों का है, 86, 87 अर्बन इज़ 2012, इसका भी 2012, ठीक है। इसका ये क्या है, इसका बेस ईयर। और उसके बाद हम लोग ये इसका भी जैसे WPI का मंथली देखते थे ना, क्या बोले इसको, रिपोर्ट बोले, मेजरमेंट जो करते हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं, वो क्या है मंथली। ये भी मंथली। और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को या ऑफिस को कौन इसको मेजर करता है, CSO। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि ये बताओ CPI को कौन मेजर करता है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये आया समझ में। तो ये CPI है, बास्केट साइज CPI में इंडस्ट्रियल वर्कर का बास्केट साइज 3670, AL का 60, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर 2001, इसका 86, 87, इसका 86, 87, 2012 आया समझ, कोई दिक्कत। तो ये है क्या इसका, और इसका मंथली रिपोर्ट आता है, इसका क्या है ये डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट CPI, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और है हम लोग, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।